अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने रिसर्च जर्नल को HEC के लिए वाई कैटेगरी के लिए कैसे तैयार करें। इसमें मेरा कोई HEC से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं आपको बताता चलूं, और ना ही मैं इसमें अप्रूवल में कोई आपकी हेल्प कर सकता हूं। हाउएवर मैं आपको गाइड कर सकता हूं, आपको सपोर्ट दे सकता हूं, आपको बता सकता हूं कि कैसे अपने रिसर्च जर्नल को तैयार करें। पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं कि HEC कैसे आपको वाई कैटेगरी में लेगा। एक्सक्यूज मी। जो नए रिसर्च जर्नल्स हैं बेसिकली मार्च फरवरी के एंड पे या मार्च में उनके लिए HEC लेके आता है, हर साल लेके आता है कि उनकी अप्रूवल की जाए और उनको वाई कैटेगरी में शामिल किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में असातिज़ा कराम और डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी प्रमोशन अब पब्लिकेशन से भी जोड़ी गई है। तो इसलिए हर बंदा चाहता है, स्पेशली एकेडेमिया के लोग, कि उनका पेपर HEC के रिकॉग्नाइज्ड जर्नल में पब्लिश हो और उसमें जो एंट्री है वो वाई कैटेगरी से है। और जो लोग जर्नल चला रहे हैं रिसर्च जर्नल, और वो कोशिश करते हैं कि उनका रिसर्च जर्नल जल्द से जल्द कम से कम वाई कैटेगरी अचीव कर ले, ताकि HEC की लिस्ट पे आ जाए और उनके यहाँ लोग भेजें पब्लिश में। बगैर HEC अप्रूवल के या HEC कैटेगरी के लोग पब्लिश के लिए भेजते नहीं है। तो वन बाय वन मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप अपने जर्नल को रेडी करें HEC की वाई कैटेगरी के लिए। अच्छा, HEC की एक रिक्वायरमेंट ये है पहले कि जी 2 इश्यूज कम से कम आपके होने चाहिए, या 1 साल पुराना होना चाहिए आपका जर्नल, और उसमें बगैर गैप के आपके 2 जर्नल होने चाहिए, वेदर ये क्वार्टरली हो या बाय एनुअल हो, किसी भी तरह, लेकिन उसमें गैप नहीं होना चाहिए। अच्छा, सेकंड पॉइंट है OJS। OJS बेसिकली एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि HEC ने रिकमेंड किया है कि आप जर्नल मैनेजमेंट के लिए OJS सिस्टम यूज करें। OJS सिस्टम मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी OJS पे थॉरोली, कि कैसे आप OJS पे जाएं और किस तरीके से उसको इंस्टॉल करें और कैसे उसको मैनेज करें। OJS सिस्टम जो है ये साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी ने बनाया है और बाद में MIT ने भी उनको ज्वाइन कर लिया है। इन 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज ने मिलकर इस सिस्टम को बनाया और बहुत बड़ा ह्यूज सिस्टम है। इसमें पूरे का पूरा जर्नल मैनेजमेंट सिस्टम मौजूद है, जिसके थ्रू आप सबमिशन से लेके रिव्यू, फिर एडिटोरियल डिसीजंस और एंड पे पब्लिकेशन तक सारा कुछ इस जर्नल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर रहते हुए आप कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज आप जहन में रखिएगा कि जो HEC जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप ईमेल के थ्रू आर्टिकल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बाज दफा ये होता है कि आप ईमेल के थ्रू एक्सेप्ट कर लेते हैं और खुद से अपलोड कर देते हैं। ऐसा ना कीजिएगा, आप एक पूरे प्रॉपर जो प्रोसेस है उसको फॉलो करें कि आपको लोग सबमिट करें ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म के थ्रू, और पूरा उसका सिस्टम हो जाए उसमें ऑथर जो है वो सबमिट करे और आप उसको रिव्यू के लिए भेजें, और कम से कम 2 रिव्यूअर्स होने चाहिए आपके पेपर के। उसमें आप पे है कि ओपन रिव्यू करते हैं या ब्लाइंड रिव्यू करते हैं, तो OJS के अंदर रहते हुए ये सारा कुछ पॉसिबल है। तो 2 रिव्यूअर्स होने चाहिए, और फिर उनका एडिटोरियल डिसीजन, जो रिव्यूअर का जो फीडबैक आता है उसके ऊपर आप एडिटोरियल डिसीजन लेते हैं और उसको रिकॉर्ड करते हैं OJS के अंदर। OJS के अंदर पूरा ये सिस्टम मौजूद है, और फिर आप उसको पब्लिकेशन के लिए, प्रोडक्शन के लिए भेज देते हैं और पब्लिश हो जाता है। अच्छा, अगर आप आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस ले रहे हैं फीस की मद में, तो उसको क्लियरली मेंशन होना चाहिए। HEC कहता है कि आपकी वेबसाइट पे क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि हम आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस इतने ले रहे हैं और ये उसका क्राइटेरिया है जो भी है। अच्छा, ISSN जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके जर्नल के लिए, क्योंकि ये पूरी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन आपको देता है। ये 8 डिजिट का एक नंबर होता है, जिसमें पहले 4 नंबर और फिर डैश है, हाइफन है और फिर 4 नंबर है। तो ये 8 डिजिट का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो कि हर जर्नल को मिल जाता है, बड़ा आसानी मिल जाता है। अगर आपने पहला इश्यू पब्लिश किया उसके बाद आप अप्लाई करें तो आसानी से मिल जाएगा, लेकिन कई लोग उससे पहले भी अप्लाई करते हैं पब्लिश करने से पहले। लेकिन ये उस वक्त होता था जब प्रिंटेड फॉर्म में आया करते थे जर्नल्स, तो होता ये था कि ऑनलाइन तो अवेलेबल नहीं थे, तो वो कहते थे जी कि हम ये पब्लिश करना चाह रहे हैं और इसके लिए हमें ISSN चाहिए। तो वो एक फाइल से अटैच करके पूरे अपना जो सॉफ्ट कॉपी है उसकी जर्नल की, वो ISSN पोर्टल पे अपलोड कर देते थे और फिर उन्हें ISSN मिल जाता था। लेकिन अभी चूंकि ज्यादातर जो जर्नल्स हैं वो ऑनलाइन हैं,
इसलिए वो आसानी से लेने के लिए उसका तरीकाकार यही है कि आप एक पहले वॉल्यूम पब्लिश करते हैं और फिर अप्लाई करें। चूंकि सारी चीजें ऑनलाइन होती हैं इसलिए वो उनको वेरिफिकेशन में बहुत आसानी हो जाती है। ISSN के लिए लोग छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं। ISSN पे भी मैंने एक बड़ी थॉरोली एक वीडियो बनाई है, आप वो देख लीजिएगा, मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा। अच्छा, DOI जो है वो HEC के लिए नेसेसरी नहीं है। DOI के लिए अगर नहीं आप अफोर्ड कर सकते तकरीबन $1 पर आर्टिकल आपको पड़ जाएगा। अच्छा है DOI ले लें, लेकिन ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ये कंपल्सरी नहीं है। अच्छा, एक और चीज जो है वो ये है कि जो आपके ISSN में जब मैं बात कर रहा था कि ऑनलाइन और प्रिंट फॉर्म है, तो HEC अब ऑनलाइन को भी एक्सेप्ट कर रहा है जो सिर्फ ऑनलाइन है। कुछ जर्नल हैं जो कि प्रिंटेड फॉर्म में भी लाना चाहते हैं, लेकिन अब जो नए जर्नल्स बन रहे हैं, चूंकि प्रिंट इतना पढ़ा नहीं जाता, लोग जो हैं वो ऑनलाइन पढ़ते हैं। लोग तो अब अखबारों को भी आपको पता है कि वो वेबसाइट खोल के पढ़ते हैं, और उनकी जो प्रिंटिंग है अखबारों की वो भी 70-80% रिड्यूस हो गई है। तो इसलिए जो HEC है उसने भी डिसाइड किया कि वो ऑनलाइन, सिर्फ ऑनलाइन वाले जर्नल्स को भी एक्सेप्ट करेगा, अगर वो प्रिंट नहीं भी जाते तो डजंट मैटर। अच्छा, इसके अलावा जो एक और शिक है इनकी कि जितने भी प्रीवियस आपने वॉल्यूम्स निकाले हैं, इश्यूज किए हैं, वो सारे ऑनलाइन अवेलेबल होने चाहिए। यानी ये नहीं है कि खाली लास्ट वाला आपका अवेलेबल है और दूसरा आपने लिखा हो जी के कैन बी प्रोवाइडेड ऑन रिक्वेस्ट या इस तरह की कोई चीज, तो ऐसा ना कीजिएगा। वो सारे अवेलेबल होने चाहिए ताकि कोई भी उसको एक्सेस कर सके। अच्छा, अब ये जो एक और जो लास्ट पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है एडवाइजरी बोर्ड से मुतल्लिक। अब 3 किस्म के जो हैं आपके पास बोर्ड्स होते हैं। एक आपका रिव्यूअर बोर्ड है, एक आपका एडिटोरियल बोर्ड है, और एक एडवाइजरी बोर्ड है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका एडवाइजरी बोर्ड है। एडवाइजरी बोर्ड के लिए बहुत क्लियर इंडिकेशंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपके फॉरेन के एडवाइजर्स भी होने चाहिए और लोकल भी एडवाइजर्स होने चाहिए। और इसमें जो आप इक्वल रख लें, मसलन 5 आपके फॉरेनर्स हैं तो 5 आप नेशनल रख लें, और इसी तरह जो है आपके जो रिव्यूअर्स हैं, चूंकि आपका जो पेपर है रिव्यू के लिए जाएगा तो 2 रिव्यूअर्स के लिए रिकमेंडेशन है, तो एक रिव्यूअर जो है वो बाहर का हो जाए और एक रिव्यूअर पाकिस्तान से हो जाए। तो ये रिव्यूअर बोर्ड जो है वो अलग है, एडवाइजरी बोर्ड अलग है। जो एडवाइजरी बोर्ड है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होना चाहिए और उसमें सारे PhDs होने चाहिए, PhD से नीचे ना हो। लेकिन जो रिव्यूअर्स या एडिटोरियल बोर्ड, उसमें आप नॉन PhDs भी रख सकते हैं, लेकिन एडवाइजरी बोर्ड में आप नॉन PhD नहीं रख सकते। और एडवाइजरी बोर्ड के लिए ये है कि आप उनका पूरा जो है वो कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन भी वहां पे डालें, क्योंकि ये ISSN के लिए भी आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आपने उसकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन ना डाली, मसलन एफिलिएशन नहीं डाली कि कौन सी यूनिवर्सिटी से एफिलिएट है या थिंक टैंक से है या किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से एक्सक्यूज मी, तो ISSN जो है वो वेरीफाई नहीं कर पाएगा। कई लोगों ने नाम तो डाले होते हैं, एफिलिएशन भी डाली होती है, लेकिन उनका ईमेल या फोन नंबर नहीं डाला होता। तो मेरी ये सजेशन है कि आप फोन नंबर्स, ईमेल्स और एफिलिएशन जो उसका ऑफिशियल एड्रेस है वो लाजमी डालें। उसका फायदा ये होगा कि ना सिर्फ ISSN के लिए आपको आसानी होगी अप्लाई करने में, बल्कि HEC भी उसको एंडोर्स करेगा। इसके अलावा जो रिव्यूअर बोर्ड है, ये तो हो गया एडवाइजरी बोर्ड। फिर रिव्यूअर बोर्ड के लिए ये जरूरी नहीं कि आप उनके नाम पब्लिश करें, ये आप ऑफलाइन भी रख सकते हैं, लेकिन HEC को आपको देने होंगे कि ये रिव्यूअर्स हैं हमारे, और उसकी तादाद जो है एक्सक्यूज मी वो अनलिमिटेड हो सकती है। आप जितने आपका दिल है उसमें रिव्यूअर बोर्ड में डालें, क्योंकि अगर आप क्वार्टरली या इवन मंथली अगर आप पेपर पब्लिश करते हैं तो आपके पास रिव्यूअर जो हैं वो एनफ होने चाहिए कि आपको जो ही पेपर आए आप फौरन रिव्यूअर को भेज दें। और इंटरनेशनली तो ये भी है कि आप रिव्यूअर को जो है, अगर आप आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस ऑथर से ले रहे हैं या इंस्टीट्यूशन से ले रहे हैं, तो आप फिर रिव्यूअर को भी थोड़ा बहुत पे कर देते हैं ताकि वो रिव्यूअर आपके साथ अटैच रहे और वो खुशी खुशी आपका जो है वो जल्दी से जल्दी रिव्यू करे। क्योंकि होता ही है कि आप रिव्यू के लिए भेज देते हैं तो वो प्रोफेसर हजरात जो है वो बिजी होते हैं, तो वो इतना वो टाइम दे नहीं पाते। तो इसलिए आपके लिए अच्छा होगा कि अगर आप आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस चार्ज कर रहे हैं तो आप रिव्यूअर को भी थोड़े से पैसे दे दें।
अब आते हैं एडिटोरियल बोर्ड पे। एडिटोरियल बोर्ड के लिए जरूरी नहीं कि वो पीएचडी ही हो। अब उसमें आप वो लोग ले सकते हैं जो एडिटोरियल मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं, प्रोडक्शन के लिए भेज सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, प्रूफ रीड कर सकते हैं, या फिर जो इनिशियल डिसीजन है कि पेपर आया है सबमिशन तो वो रिव्यू के लिए भेजना है या नहीं भेजना, वो भी आप एडिटोरियल बोर्ड कर सकता है, इनिशियल जो डिसीजन है। लेकिन ये कि एडवाइजरी बोर्ड जो है उसको भी बंदा लूप में लेता है कि ये पेपर आया है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, उसकी वैलिडिटी, उसकी जो है वो आपके। अच्छा, एक चीज मैं और इसके साथ मैं भूल जाऊंगा, वो ये है कि आपका जो डोमेन है, जो डिसिप्लिन है, जो जिस एरिया में आप पब्लिश कर रहे हैं वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। उसमें कोई वेग नहीं होना चाहिए कि वो सबका भला सबकी खैर, ये नहीं होना चाहिए। उसमें आप क्लियरली मेंशन करें कि हम इस एरिया में पेपर्स पब्लिश करते हैं और इस एरिया के अंदर रह के हम ये चीजें, मतलब आप क्लियरली उसको डिफाइन कर दें। अगर आप सोशियोलॉजी से रिलेटेड हैं तो सोशियोलॉजी की जो शाखें हैं उनका आप क्लियरली मेंशन कर दें। सोशल साइंसेज जैसे बहुत बड़ा डिसिप्लिन है, उसमें आप मेंशन कर दें कि सोशल साइंसेज में कौन से एरियाज को आप कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, या फिर आप साइकोलॉजी ले लें, इस तरह के। तो आप जो है वो क्लियरली मेंशन करें। नेचुरल साइंसेज हैं उसको क्लियरली मेंशन करें, वेग ना रखें उसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वापस आते हैं एडिटोरियल बोर्ड की तरफ। एडिटोरियल बोर्ड में आपको ऐसे लोग चाहिए होंगे जो आपकी हेल्प करें कि इसको कैसे प्रोसेस में चीज़ें लेके जानी है। मसलन आप रिव्यूअर को भेजते हैं तो उसको रिमाइंडर भेजना पड़ता है समटाइम्स कि प्लीज़ जल्दी कर दें, ये हमारा टाइम आ रहा है। फिर एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीसरी दफ़ा फिर अगर वो बंदा रिप्लाई नहीं कर रहा तो आप दूसरे रिव्यूअर को असाइन कर देते हैं। तो ये इस तरह के एडिटोरियल जो मैनेजमेंट के टास्क हैं उनके लिए आपको बोर्ड चाहिए और आपको टीम काफ़ी स्ट्रांग चाहिए होगी जो कि आपकी हेल्प करे डे टू डे, और इसमें काफ़ी टाइम लगाना पड़ता है। इसके अलावा जो जर्नल है ये HEC की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, लेकिन जब आप इसको थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे Y से X कैटेगरी में या इससे ऊपर, या आप अपना इम्पैक्ट फैक्टर इंप्रूव करना चाहेंगे तो फिर इंडेक्सिंग में आप काफ़ी मेहनत करते हैं। तो उसमें भी एडिटोरियल बोर्ड जो है वो बड़ी आपकी हेल्प करता है, और जो वेल कनेक्टेड लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रमोशन में आपकी हेल्प कर देते हैं। तो ये आज की वीडियो थी। मैंने कहा अभी चूंकि 1-1.5 महीना रहता है फरवरी के एंड पे और मार्च के शुरू में, ये टाइम फ्रेम है HEC के एडवर्टीजमेंट का, और HEC फिर आपको Y कैटेगरी के लिए सिलेक्ट करता है। आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, उनकी एडवर्टीजमेंट आती है, उसके अगेंस्ट फिर आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, और फिर उनमें से वो HEC सिलेक्ट करता है कि किस जर्नल को हम Y कैटेगरी में ले आए। ये सारी चीजें अगर आप पूरी करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि HEC आपके जर्नल को Y कैटेगरी दे देगा। तो माय प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस आर विद यू। मेरा ख्याल आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई किसी किस्म के इबहम है आपको, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में आप कोई कमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।